हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 18, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इस पूरे बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या इसके फीचर्स हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। आपके सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन यहाँ पे होगा, एंड साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर विजिट करना है। जैसे आप यहाँ पर विजिट करोगे तो आपको ये सभी वीडियोस वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ फ्री पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट चाहिए, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, एंड रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, डेली एप्लीकेशन पे क्लासेस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा, पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा पेड बैच यहाँ पे ज्वाइन करना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो वैसे आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर यहाँ पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको सभी वीडियोस ये डेली बेसिस पर मिलने वाली हैं, राइट। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट बंदरगाह का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा, आउट ऑफ दीज ऑप्शन, इनमें से कौन सा ईस्टर्न कोस्ट का एक पोर्ट है। तो ऑप्शन को जब देखोगे आप, इसमें ऑप्शन है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें, ये हमारा वेस्टर्न घाट है और इधर ये हमारा ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट पे जो एक पोर्ट है, उसमें आंसर आएगा चेन्नई पोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आप यहाँ पर देखिएगा मैप में, अब ये हमारा पूरा ईस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट पे जो चेन्नई है वो ये रहा। तो यही आपसे पूछा हुआ है कि पूर्वी तट का बंदरगाह, तो ये होगा चेन्नई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई बंदरगाह, इसके अलावा ये मुंबई बंदरगाह, फिर अगर हम बात करें कि कांडला बंदरगाह या फिर न्यू मैंगलोर बंदरगाह, तो ये सभी आपको इधर वाले कोस्ट पर मिलेंगे, नॉट इन दी वेस्टर्न साइड। तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इसका हेडक्वार्टर आपको इलाहाबाद, जिसको आज के समय में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसमें आप प्रयागराज, झांसी, आगरा, तो ये 3 मंडल इसमें आते हैं, और जो कुल मिला के बनता है यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर आपको इलाहाबाद यानी कि आज के समय में प्रयागराज में देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि हमारे भारतीय रेलवे में कितने हमारे पास एट प्रेजेंट में मंडल हैं। तो कितने मंडल हैं हमारे पास में, इसका आंसर आपने मुझे, नॉट मंडल, आपको बताने कितने जोन है, ठीक है, कितने जोन है यहाँ पे। तो भारतीय रेलवे में कितने जोन है, इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो अगर हम बात करें, ये एक गुजराती फिल्म थी मीना गुर्जरी, जो कि 1975 में इसी पिक्चर के लिए यहाँ पे जो मल्लिका साराबाई हैं उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करते हैं मल्लिका साराबाई की, तो एक काफ़ी फेमस भारतीय शास्त्रीय नृत्यना थी, साथ ही में कोरियोग्राफर भी थी और अभिनेत्री भी थी, और इन्होंने अपने प्रदर्शन कला में इनका काफ़ी नाम था। और 1975 में जो ये गुजराती फिल्म थी मीना गुर्जरी, इसी के लिए ने यहाँ पे गुजराती लोक नायिका मीना पटेल के जीवन पर आधारित थी पूरी फिल्म के ऊपर ही, इन्हें यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो मीना गुर्जरी एक गुजराती फिल्म है, जो कि एक गुजराती लोक गायिका जिनका नाम था मीना पटेल, उनके जीवन पर ये आधारित थी, राइट। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि भारत के गृह सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए गृह सरकार ने परिवर्तन लाकर कब उत्तरदायी यहाँ पे बना दिया था। तो जब भी हम बात करते हैं ना कि किसी भी पावर का ट्रांसफर हुआ है या फिर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर आके ब्रिटिश क्राउन के पास में आई है, तो ये सब चीज़ें हुई थी 1857 के अराउंड में। तो जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो उस समय उसी के अगले साल यानी कि 1858 में जो भारत के गृह सचिव को ब्रिटिश भारत सरकार के लिए गृह सरकार ने परिवर्तन लाकर इसके प्रति उत्तरदायी यहाँ पे बना दिया था। तो ये कब हुआ था? 1858 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इस पूरे अधिनियम में क्या हुआ था? इस पूरे अधिनियम में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका शासन समाप्त कर दिया था और साथ ही में भारत का जो प्रशासन था वो सीधे तौर पर जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अधीन में चला गया था, जिससे जो गृह सरकार में एक नया पद यहाँ पे शुरू हुआ जिसका नाम था भारत के लिए राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया। तो ये बनाया गया था, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये पूरा एक्ट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का एक प्रकार नहीं है? तो आउट ऑफ दीज विच इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक। तो आपने जब रॉक को पढ़ा होगा, जब आपने चट्टानों को पढ़ा होगा, तो आपने तीन तरह की जो मुख्य चट्टानें होती हैं उनको जिक्र आपने जरूर सुना होगा, जिसमें आग्नेय चट्टान आती है, रूपांतरित चट्टानें आती है और अवसादी चट्टान आती है, यानी कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। लेकिन ट्रेस रॉक या फिर अनुरेखित चट्टान के नाम से कोई भी चट्टान का प्रकार नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें आग्नेय चट्टान की या फिर इग्निशियस रॉक की, इग्निशियस रॉक की, तो ये बेसिकली जब मैग्मा या फिर जो लावा होता है उसके ठंडे या फिर उसकी ठोस होने के कारण ये वाली चट्टानें बनती हैं। फिर बात करें मेटामॉर्फिक रॉक की यानी कि रूपांतरित चट्टान की, तो ये कब बनती है? ये बनती है जैसे कि जब मौजूदा चट्टान में कोई भी दबाव या फिर गर्मी के कारण जब वो अपना रूप बदलती हैं, तो उस टाइम पे जो वो नया फॉर्मेशन वहाँ पर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। फिर बात करें अवसादी चट्टानों की यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली जब सेडिमेंट्स जो है हमारे जो तलछट है जब वो जमा होने के कारण एक वहाँ पे रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को ही हम यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। तो हर एक रॉक का टाइप, उसका मतलब एंड साथ ही में कितने प्रकार की मुख्य रॉक हमारे पास होती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो अगर हम बात करें जैवलिन थ्रो से इनमें से कौन सा खिलाड़ी जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इन्हीं के नाम पर हर साल 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे भी मनाता है, क्योंकि उसी दिन इन्होंने यहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे ना, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था भारत को, ठीक है, जैवलिन में। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि इन्होंने किस साल में और कौन से ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड मेडल यहाँ पे दिलवाया था, ठीक है। तो भाला फेंक प्रतियोगिता जो हुई थी, नीरज चोपड़ा जी ने उसमें यहाँ पे गोल्ड मेडल इंडिया को दिलवाया था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि लोक नृत्य जिसका नाम है तरंग मेल वो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो एक यहाँ पे काफी फेमस नृत्य है जिसका नाम है तरंग मेल, तो ये जो है वो गोवा से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक तरीके से एक फोक डांस है विच इज रिलेटेड विद द स्टेट ऑफ गोवा, और इसमें काफी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी जाती है बाय द यूथ्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑफ द दुशहरा एंड होली। तो होली और दशहरा के आसपास अगर हम बात करें ये पूरा नृत्य यहाँ पर होता है जिसका नाम है तरंग मेल, कहाँ पर? गोवा में। और इसमें जो यूथ है ना वो काफ़ी एनर्जेटिक से यहाँ पे डांस को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इनमें से किस नदी का जो ओरिजिन है वो आता है त्र्यंबकेश्वर से। तो इसमें आप लोगों ने गोदावरी रिवर को ध्यान रखना है। तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। और ये महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है उसमें जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और भारत के डिफरेंट डिफरेंट राज्यों से होके बहती है, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि निम्न में से पंडित रविशंकर जी के गुरु कौन थे? तो इनमें से पंडित रविशंकर जी के गुरु की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? तो इसमें नाम शामिल है किसका? यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलाउद्दीन खान।
तो पंडित रविशंकर जी के जो गुरु का नाम था, उनका नाम था अलाउद्दीन खान। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कावेरी डेल्टा में निम्न में से कौन सा शहर विजयालय ने बनाया था। तो विजयालय ने इनमें से कौन सा शहर था जो कि कावेरी डेल्टा में बनाया था। तो उसका नाम था थंजावुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो थंजावुर शहर का निर्माण ये विजयालय ने करवाया था और उन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में इसका पूरा जो ये क्षेत्र है इसका यहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित करके इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो विजयालय का आता है, जो कि चोल वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य में रण उत्सव ये मनाया जाता है। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रण उत्सव ये मनता है गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है, ठीक है, जो कच्छ वाला रीजन है गुजरात में, वहीं पर ही ये रण उत्सव मनता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, कहाँ पर, गुजरात में। और ये किस पर्पज से मनता है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के पर्पज से, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हम जो खाना खाते हैं उससे मिलने वाली जो एनर्जी है वो किस रूप में हमारे शरीर में स्टोर होती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उससे मिलने वाली जो ऊर्जा है वो मुख्य रूप से ग्लाइकोजन के रूप में हमारा जो लीवर है, जो यकृत है और मांसपेशियों में जमा होती है। तो उसमें ग्लाइकोजन आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम खाना खाएंगे उससे जो एनर्जी मिलेगी वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे स्टोर होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, कि आउट ऑफ दीज ऑप्शन इनमें से कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है टमाटर में मौजूद एसिड, कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। तो इसको भी आप होल्ड पे रख सकते हैं। फिर है संतरे में मौजूद एसिड, तो संतरे में जो एसिड यहाँ पे मौजूद होता है वो कौन सा है, साइट्रिक एसिड। तो ये भी सही है। अंगूर में जो मौजूद होता है एसिड उसका नाम है टार्टरिक एसिड। तो ये भी सही है कि जो ग्रेप्स होते हैं ना, ग्रेप्स में जो एसिड होता है प्रेजेंट वो होता है टार्टरिक एसिड। फिर है बासी मक्खन में जो एसिड यहाँ पे मौजूद होता है उसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। तो ये भी सही है कि जो बासी मक्खन है उसमें जो यहाँ पे एसिड होता है उसका नाम होता है ब्यूटेरिक एसिड। लेकिन अगर हम बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर में जो मुख्य रूप से यहाँ पे एसिड प्रेजेंट होता है ना, तो उसका नाम होता है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है, क्योंकि वही आपसे पूछा हुआ कि कौन सा सही नहीं है। तो टमाटर में फॉर्मिक एसिड नहीं होता, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। और आपने कई बार ये भी सुना होगा कि अगर आपके कपड़ों पे इंक लग जाती है तो वहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करके उस इंक को हटाया भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में पहली जूट फैक्ट्री ये कहाँ पे बनाई गई थी। डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं कि भारत की पहली जूट फैक्ट्री ये कहाँ पर लगी थी, तो ये लगी थी पश्चिम बंगाल के रिसरा में। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो 1855 की ये बात है जब पश्चिम बंगाल के रिसरा में भारत की पहली जूट फैक्ट्री यहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके फाउंडर कौन थे इस पूरी फैक्ट्री के, तो इसके जो फाउंडर थे वो एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जिनका नाम था जॉर्ज आइकलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि किस राज्य में महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसका नाम है कुदुमश्री ये लागू किया गया है। तो अगर हम बात करें कुदुमश्री नामक जो ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ये किस राज्य में लागू किया गया और ये स्पेसिफिकली विमेंस ओरिएंटेड है। तो ये आपको केरल स्टेट में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो बेसिकली जो ये कुदुमश्री कार्यक्रम है वो केरल में लागू किया गया है और यह केरल सरकार के द्वारा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन के तहत में कार्यान्वित एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित एक गरीबी उन्मूलन ये कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। तो अगर आपसे पूछेंगे कोई कि कुदुमश्री कहाँ पे लागू हुआ है तो आप लोगों ने बताना है केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्न में से भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर ये कौन होता है। तो सुप्रीम कमांडर अगर हम बात करें ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस तो ये होते हैं देश के राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश के प्रेसिडेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि देश का जो राष्ट्रपति होता है वही भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे। तो अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन की, जिसकी हमने चर्चा देखने के लिए मिलती है 1927-28 के राउंड में, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, क्योंकि इसी चीज़ का तो विरोध था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो तभी नारे लगे थे साइमन गो बैक के। और इसी दौरान में लाला लाजपत राय जी की भी लाठी चार्ज के दौरान मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने शुरू किया था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है। तो अगर हम बात करें एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज या फिर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है, ये मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये बाद में बना है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू 1875 में ये शुरू होता है कॉलेज। और ये आपने ध्यान रखना है कि 1920s के अराउंड में इसका जो नाम है वो चेंज होके पड़ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इस चीज़ की ये जो पूरा कॉलेज था इसकी शुरुआत करी थी किसने, सर सैयद अहमद खान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। और यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और आज तक हम इसको एएमयू यूनिवर्सिटी के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे कि आगरा का जो लाल किला है वो किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो आगरा में भी लाल किला है, आपको दिल्ली में भी लाल किला मिलेगा मिलेगा लेकिन हम बात कर रहे हैं रेड फोर्ट ऑफ आगरा की। और इसको बनवाया था किसने, मुगल सम्राट अकबर ने, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो ये बनवाया था ये 1565 ईस्वी में इसका कार्य शुरू करवाया था। और बाद में जो उनके उत्तराधिकारी है, और या फिर जैसे अगर हम बात करें जैसे शाहजहाँ वगैरह, तो उन्होंने इसके कार्य को पूरा किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आगरा का जो लाल किला है वो किस मुगल बादशाह ने बनवाया था, तो आंसर है अकबर। लेकिन इसको अगर हम बात करें कि पूरा करवाने में किसकी यहाँ पे मदद ली गई थी, तो ये थे फिर बाद में चल के शाहजहाँ। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्न में से किस भारतीय राज्य में पहली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की, वो कब शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत होती है 1853 में। तारीख क्या थी, 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल 1853 में शुरुआत होती है भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन की। और इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो महाराष्ट्र में 1853 में शुरू होती है भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन। और यह ट्रेन मुंबई, जिसको उस समय पे हम बॉम्बे के नाम से जानते थे, तो बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन से लेके थाने तक ही चली थी। और इसने अपनी इस कुल यात्रा की थी 34 किलोमीटर की। और इस ट्रेन को अलग अलग जैसे कि इंजन थे, जैसे कि साहेब, सुल्तान और एक सिंध नामक इंजनों से इसको खींचा गया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 34 किलोमीटर का सफ़र था बोरीबंदर से लेके थाने के बीच में 1853 में 16 अप्रैल को, राइट। तो उसमें महाराष्ट्र स्टेट का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार का निर्माण यहाँ पे शुरू किया था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, तो ये कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार आपको देखने के लिए मिलेगी दिल्ली में। और इसकी अगर हम बात करते हैं इसके कार्य की शुरुआत किसने करी थी, इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाने की शुरुआत करी थी किसने, ये करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत करी थी कुतुब मीनार को बनवाने की। लेकिन बाद में इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। हालांकि उसके बाद में भी इसको रिनोवेट करवाया गया था, बट अगर हम बात करें कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना शुरू किया और बाद में इल्तुतमिश ने इसको यहाँ पे बनवा के तैयार कर दिया था। तो ये इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों ने बनवाया था। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन वो कौन सा टेम्पल है जिसको पल्लव शासकों ने बनवाया था। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है उसको पल्लव शासकों ने बनवाया था। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो पल्लव राजा, अगर हम बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय की, उन्होंने 8वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। तो इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है, ये सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, 8वीं शताब्दी। और नाम क्या है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इन्होंने ही ये कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर यहाँ पे बनवाया था। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा।
फिर अगर हम बात करें जैसे कि कोणार्क सन टेम्पल की, तो कोणार्क को ये गंग राजवंश ने बनवाया था। लिंगराज की बात करें तो ये सोमवंशी राजवंश थे, उन्होंने बनवाया था। और दिलवाड़ा की बात करें जो कि आपको राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा माउंट आबू में, तो उसको यहाँ पे चालुक्याज ने बनवाया था, ठीक है? तो ये रेफरेंस भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्न में से कौन-सा जोड़ा यहाँ पर सही है? तो आपको कुछ मंदिर के नाम दिए हुए हैं और उनके स्टेट दिए हुए हैं, तो आपको पूछा है कि इनमें से कौन-सा जोड़ा यहाँ पे सही है? तो देखिए, खजुराहो की बात करें तो ये क्या आंध्र प्रदेश में है? नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। तिजाना की बात करें तो ये राजस्थान में है। वेंकटेश्वर की बात करें तो ये उड़ीसा में है। नहीं, वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें जिसको हम तिरुपति बालाजी के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। और फिर बात करें लिंगराज मंदिर की, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर शहर है ना, वहाँ पर आपको लिंगराज टेम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो तिजारा मंदिर है वो आपको राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन वो कौन सा आर्टिकल है जिसका संबंध फंडामेंटल राइट से नहीं है? तो देखिए, आर्टिकल 25 की बात करें तो एक फंडामेंटल राइट है। 40 की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हमारी क्या है? ये हमारी, एक सेकेंड, ये हमारी डीपीएस की है, जिसमें हम ग्राम पंचायत के गठन की बात करते हैं। आर्टिकल 18 ये भी एक फंडामेंटल राइट है और 17 भी एक फंडामेंटल राइट है। तो इसलिए पहला, तीसरा, चौथा तो हो नहीं सकते क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। तो इसमें आर्टिकल 40 आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है? तो उसमें भाग नंबर जो 14 है ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका संबंध आता है किस चीज से? जो भी यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट होती हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनसे रिलेटेड। और इसमें आर्टिकल 330 से लेकर 342 के बीच में प्रोविजन दिए गए हैं, तो उसमें ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और भाग कौन सा है? भाग नंबर 14, यानी कि भाग 14, ऑप्शन नंबर ए। और अब हम मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूं, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। अगर आपको कोई भी बुक हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviditipublication.com पर। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप के नाम से, और इंग्लिश मीडियम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, नाम है रवि अदिति क्लासेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि महावीर जी ने जैन धर्म के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यहाँ पर जोड़ा है? तो आउट ऑफ दीज प्रिंसिपल जैनिज्म वाज एडेड बाय, मतलब विच प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म वाज एडेड बाय महावीरा? तो इनमें से कौन सा वो प्रिंसिपल है जैनिज्म का जिसको बाद में महावीर जी के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में, यानी कि ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो ब्रह्मचर्य है इसको बाद में ऐड किया गया था बाय दी महावीर। तो अगर हम बात करें तो 5 महाव्रत हैं जिसमें से 5वां आता है ब्रह्मचर्य। और इन्होंने पहले के जो 4 सिद्धांत थे जिसमें कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह था, तो उसमें 5वां व्रत यहाँ पे जोड़ दिया था, जिसमें ब्रह्मचर्य का मतलब था शुद्धता या फिर ब्रह्मचार्य का पालन करना। इसके अलावा अहिंसा का मतलब था हिंसा ना करना, सत्य यानी कि झूठ ना बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति या फिर मोह ना रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसने प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी उसमें इंग्लिश कंपनी को लीड किया था? तो अगर हम बात करें कि इनमें से वो कौन था जिसने कि इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया था जब यहाँ पे प्लासी का युद्ध चल रहा था, तो वो यहाँ थे रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और ये जो पूरा बैटल था ना वो 1757 में हुआ था, तो ईयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1757। एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ कौन थे? सिराजुद्दौला। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, जो कि नवाब कहाँ के थे? बंगाल के, ठीक है, नवाब के बंगाल थे। और एक तरफ थे कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा आप लोगों के लिए कि MRTP एक्ट 1969 में जो ये M है, इस M अक्षर का मतलब क्या है? तो MRTP की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड
प्रैक्टिस एक्ट, जिसमें एम की फुल फॉर्म क्या हुई, एम की फुल फॉर्म होती है मोनोपोलीज, राइट। और इसका पर्पस क्या है, और इसको हिंदी में कहते हैं एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। और इसका पर्पस यहाँ पर ये है कि आर्थिक स्थिति के केंद्रीकरण को रोकना, साथ ही में एकाधिकार पर नियंत्रण रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, यही यहाँ पर इस पूरे अधिनियम का पर्पस है। तो आपको 1969 का ये MRTP एक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के तौर पर अपनाया गया था। तो अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, तो इसको पेश किया था देश के पहले यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, और जिसे बाद में भारत के संविधान की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसके तौर पर यहाँ पे अपनाया गया था। और इसको 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इसको पेश किया था, जिसे बाद में 22 जनवरी सन 1947 में स्वीकार किया गया था। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 में इसको स्वीकार किया गया था और इसको पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द में जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है वो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो इसको लैटिन शब्द है मेनू, जहाँ से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ। तो मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि जो आपकी स्क्रिप्ट होती है ना, पहली मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, तो उसको लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है क्या, हाथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें ना, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं तो ये हाथ से लिखी जाती हैं, और इसीलिए जो एक लैटिन वर्ड हाथ से रिजेंबल करता है मैन्यू, वहीं से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के बारे में शासक और उनके पूर्ववर्ती शासक का इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही है आपसे पूछा गया। तो देखिए, पहले अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, अभी सोचते हैं। फिर बात करें इल्तुतमिश, उसके बाद आता है बलबन। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी, इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश तो है, लेकिन उसके बाद में बलबन नहीं आते हैं। इल्तुतमिश के बाद में उनके बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर उनकी बेटी रजन सुल्तान, उसके बाद कहीं जाके फिर हम बलबन का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो इल्तुतमिश के बाद में बलबन नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, मतलब ऐसे है कि बलबन पहले नहीं आता है, पूर्ववर्ती पूछा है ना, तो पहले बलबन आया फिर इल्तुतमिश है, कैसे ऐसे हुआ था, नहीं, पहले इल्तुतमिश आता है, ठीक है। फिर बात करें मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये भी गलत था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है ना, मोहम्मद तुगलक का क्या था, उत्तराधिकारी था, यानी कि ये इसका उत्तराधिकारी था, ना कि ये इसका था। तो आपसे पूर्ववर्ती पूछा कि कौन पहले था, तो ये पहले नहीं था। फिर बात करें गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि फिरोज शाह तुगलक जो था ना, वो उत्तराधिकारी था, ना कि मोहम्मद तुगलक, ठीक है। फिर बात करें गयासुद्दीन तुगलक की और उसके बाद में मोहम्मद तुगलक की, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इसमें गयासुद्दीन तुगलक है और जो इनके पूर्ववर्ती मोहम्मद तुगलक, तो ये कॉम्बिनेशन भी गलत है। क्योंकि अगर हम बात करें किस चीज़ की, तो ये कॉम्बिनेशन भी गलत होगा, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक तो एक तरीके से पिता के रूप में वो बैठे थे, मोहम्मद तुगलक के पिता के रूप में, और उसके बाद में मोहम्मद तुगलक आता है। तो क्वेश्चन को आप समझे, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहले शासक, उसके बाद में उससे पहले जो शासक था उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना था। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी से पहले कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, तो ये सही हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इल्तुतमिश के पहले क्या बलबन था, नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले क्या फिरोज शाह तुगलक था, नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक से पहले क्या मोहम्मद तुगलक था, नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये बाकी के 3 ऑप्शन गलत, बाकी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशहूर संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे। तो अगर हम बात करें मशहूर संगीतकार तानसेन, तो ये अक्सर अकबर के जो है दरबार में गाते थे। तो इसमें आपने ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। तो वो जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें से एक हुआ करते थे, और इन्हें मियाँ की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो आपने तानसेन को रिलेट करना है किससे, अकबर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्न में से किस भारतीय लेखक ने माई स्टोरी नाम की एक ऑटोबायोग्राफी यहाँ पर लिखी है। तो माई स्टोरी करके जो एक ऑटोबायोग्राफी है वो किस ऑथर ने लिखी है। तो इसको यहाँ पे लिखा गया है कमला दास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर
जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कमला दास एक काफ़ी जानी-मानी एक पोएट है और इन्होंने ही यहाँ पे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है माई स्टोरी। अब यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है? तो ऑटोबायोग्राफी तो इंसान खुद से खुद की लिखता है, लेकिन बायोग्राफी तो कोई भी किसी की लिख सकता है, ठीक है? तो इन्होंने माई स्टोरी नाम से जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो अपनी ही लिखी है, नाम क्या है? कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि नागालैंड का माओत्से त्योहार ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो अगर हम ये त्योहार बात करें नागालैंड का जिसका नाम है माओत्सो त्योहार, इसको जो एओ जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है और ये जो त्योहार है वो बेसिकली जो बुआई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक है और आमतौर पर हर साल मई के पहले सप्ताह में इसको मना लिया जाता है। तो एओ जनजाति ध्यान रखनी है और त्योहार कौन सा है? मौत्से त्योहार। कहाँ पर बनता है? नागालैंड में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से किसे इमरजेंसी के दौरान में खास अधिकार दिए जाते हैं? तो इमरजेंसी के दौरान में जो यहाँ पे खास अधिकार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं देश के जो राष्ट्रपति है यानी कि प्रेसिडेंट को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गंगा के पानी के बंटवारे और इसके बहाव को बढ़ाने के लिए भारत ने 1996 में किस पड़ोसी देश के साथ में फरक्का संधि को हस्ताक्षर किया था? तो जो फरक्का संधि है वो बेसिकली भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संधि है जिसमें 1996 में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर उसके बहाव को लेकर यहाँ पे बात की गई है। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रीटी या फिर एक सिग्नेटरी यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए एक संधि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग को ध्यान रखना है और ये जो पूरी संधि है वो उस समय पे जो हमारे देश के उस समय पे प्रधानमंत्री थे नाम था एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे शेख हसीना, उनके बीच में ये हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधियों की बातचीत किस साल के आखिर के महीने में हुई थी? तो किस साल में बेसिकली ये तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ था? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है सन 1932। तो 1932 में होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है? नवंबर दिसंबर की बात है जब ये पूरा सेशन यहाँ पर हुआ था और इसी में आपको ईयर ध्यान रखना है 1932। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो ये कुछ फैक्ट भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पृथ्वीराज रासो जो कि 12वीं सदी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक महाकाव्य है, इसे किसने लिखा है? तो इस पूरे महाकाव्य को लिखा है किसने? चंद्र बरदोई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पृथ्वीराज रासो इसको किसने लिखा है? चंद्र बरदोई ने इसको यहाँ पे लिखा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के वित्त आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वित्त आयोग के पहले चेयरमैन की बात करें तो ये हो जाएंगे केसी नियोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां चल रहा है जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है और अभी इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 16th फाइनेंस कमीशन की वो सौंप दी है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। और किस आर्टिकल में आता है वित्त आयोग? आर्टिकल 280 में, ठीक है? तो वित्त आयोग आर्टिकल 280, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि निम्न में से किसने चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की जो कि फाइन आर्ट्स की पढ़ाई और परफॉर्मेंस के लिए एक जरूरी सेंटर है? तो अगर हम बात करें चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना तो ये करी है किसने? ये करी है यहाँ पे रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? कहाँ पर? चेन्नई में। चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करी है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। तो ये नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसकी स्थापना हुई है 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सौर मंडल के निर्माण और मूल्यांकन को समझने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो इनमें सबसे स्वीकृत मॉडल जो होगा वो होगा नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करें तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि सौर मंडल गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल जिसको हम नेबुला के नाम से जानते हैं उसके अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने से बने हैं और इस प्रक्रिया में बादल चपटा होकर एक डिस्क बन जाता है जिसमें कि केंद्र में सूर्य होता है और बाकी बाहरी हिस्से में ग्रह और अन्य पिंडों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्न में से किस वर्ष में बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन
ये पास हुआ था। तो ये जो पूरा एक्ट था वो पास हुआ था 1818 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे लॉ में क्या था, ये पूरा जो बिल था उसमें क्या था, तो दिस लॉ एनेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू अलाउड फॉर द प्रिवेंशन डिटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल्स विदाउट अ ट्रायल। तो बिना किसी ट्रायल के यहाँ पे अलाउ किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये इस पूरे एक्ट में बताया गया था, ठीक है। और इस एक्ट को बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है। तो हमारे संविधान में अभी एट प्रेजेंट में 12 अनुसूची है, जिसमें अगर 10वीं की बात करें तो ये एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्टॉक मार्केट के लिए मुख्य रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है। तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ओड्स इसे लिखा है। तो एस अगेंस्ट ओड्स इस पूरी आत्मकथा को लिखा है सानिया मिर्जा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी इसमें डिफरेंस भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो बायोग्राफी यानी कि इनकी बायोग्राफी किसी और ने लिखी है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि उस इंसान ने खुद ने लिखी है, ठीक है। तो बायोग्राफी है एस विद अगेंस्ट ओड जो लिखा है सानिया मिर्जा ने। सॉरी ये ऑटोबायोग्राफी है ना, हाँ आत्मकथा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तो इन्होंने खुद ने ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि जिन्ना ऑफन केम्स टू आवर हाउस इस किताब के लेखक कौन है। तो जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस इस किताब के लेखक यहाँ पर हो जाएंगे कौन, ये होंगे कृष्णा दोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है, ठीक है। तो इसमें किरण दोषी का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निम्न में से किस इलाके में पानी की सबसे ज़्यादा मांग और खपत है। तो सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो ये होता है एग्रीकल्चर यानी कि खेती में, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है कि भू आकृति विज्ञान जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अगर हम भू आकृतिक विज्ञान की बात करें तो इसका संबंध आपको स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स यानी कि भू आकृतियों का अध्ययन से ही मिलेगा, एज द नेम सजेस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में कौन सी इन्फेंट्री बटालियन सभी गोरे अधिकारियों की हत्या में शामिल थी। तो इसमें शामिल थी 41 नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा दिवस ये कब मनता है। तो हिरोशिमा दिवस मनता है 6 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन इसी तारीख को इसी दिन मतलब इसी 6 अगस्त को ही 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में इस पूरे दिन को यहाँ पे मनाया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945। और इसी के 2 दिन बाद में यानी कि 3 दिन बाद में 9 अगस्त को मनता है नागासाकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो ये बनता है 29 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी दिन मेजर ध्यानचंद जो कि हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाते थे उनका बर्थडे भी होता है। तो उसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को बनता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट देना है और आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि लोक नृत्य तरंग मेल ये किस राज्य से संबंधित है। सेकेंड क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। एंड थर्ड वन इज महावीर ने जैन धर्म के निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यहाँ पे जोड़ा है। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बाकी इंग्लिश मीडियम चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। साथ ही में कोई भी बुक अगर आपको घर पर मंगवानी तो आप विजिट कीजिए www.raviaditipublication.com पर। अगर आपको कोई भी PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com पर। एंड साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो जिसमें आपको विजेता बैच मिलेगा, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, GS नोट्स, ई बुक्स, 25,000 क्वेश्चन का टेस्ट,
फ्री PDF, करंट अफेयर नोट्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सभी आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स बाय रवि को सर्च करना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।